अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ क्लास 6 का सब्जेक्टिव पार्ट इंग्लिश के 2025 के फ़ाइनल पेपर का। और पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने 6 क्लास के इंग्लिश के पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर किया था, तो वो भी मैं सब्जेक्टिव करवाऊंगी। तो सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33। You visited the school library and librarian gave you a registration form. Fill out the form carefully. Use correct grammar, punctuation and spelling. तो इसमें ये बोला गया कि आपको किसी स्कूल लाइब्रेरी का विज़िट करने को बोला गया था और वहाँ पर लाइब्रेरियन ने आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जिसको आपने फ़िल करना है। तो वो फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखना है कि आप सही ग्रामर यूज़ करो, पंक्चुएशन का ख्याल रखो और स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना करो। सो इस फॉर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, आपको अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम, आपने अब्बू का नाम लिखना है। मदर्स नेम, अम्मी का नाम। क्लास, रोल नंबर मेंशन करो। क्लास इंचार्ज नेम। फादर्स ऑक्यूपेशन मीन अपने अब्बू का पेशा मतलब वो जो काम करते हैं, मतलब अगर वो टीचर हैं या फिर वो पोस्टमैन हैं, तो जो भी उनकी जॉब है वो आपने लिखनी है। मदर्स ऑक्यूपेशन, अम्मी का जो भी पेशा है, अम्मी हाउस वाइफ हैं तो आप सिंपल हाउस वाइफ लिख सकते हो। यहाँ पे बैंक में काम करती हैं तो आप बैंक मैनेजर या कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह से फ़ोन नंबर, आगे आपको फ़ोन नंबर लिखना है। और होम एड्रेस, इसमें आप अपने घर का पता लिखेंगे। तो होम एड्रेस लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने अपने अगर आप किसी गाँव में रहते हैं तो गाँव का नाम लिखना है। उसके बाद आपने किसी तो ये एक सैम्पल के तौर पे तो एक सैम्पल है जिसमें आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, जो उस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो यहाँ पे नेम, जैसे अगर किसी बंदे का नाम नासिर है तो वो नासिर लिखेगा। फादर नेम, अगर उसके अब्बू का नाम इकबाल है तो वो फादर नेम के आगे इकबाल लिखेगा। मदर नेम, तो अम्मी का नाम अगर किसी की नौशीन है तो वो आगे नौशीन लिखेंगे। आप देखते जाएँ तो जब भी नाम लिख रहे हैं तो नाम का, जैसे आप अपने नेम के आगे आप जब अपना नाम लिखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने अपने नाम का पहला लेटर बड़ी पट्टी में लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। सेम जब फादर नेम लिखोगे तो वहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर इकबाल लिखा हुआ तो आपको दिख रहा कि आई बड़ी पट्टी का है। सो जब भी किसी का नाम लिखो फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ी पट्टी में लिखना है आपने। बाकी आपको स्पेलिंग अपने अम्मी अब्बू के नाम के ठीक आने चाहिए। सो आगे क्लास है, क्लास 6, तो आप सिंपल नंबर्स में डिजिट्स लिखोगे, जैसे 0 6, ठीक है। इसी तरह रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो। क्लास इंचार्ज, तो देखें क्लास इंचार्ज का जो भी नाम है वो भी बड़ी पट्टी में है, तो अपने टीचर का नाम पूरा लिखना है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके क्लास इंचार्ज का नाम जो है वो कासिम अली है तो आप कासिम का Q और अली का A दोनों बड़ी पट्टी में लिखेंगे। आगे फादर ऑक्यूपेशन है, उसमें अपने अब्बू का पेशा लिखना है। तो सपोज़ कर लें किसी के अब्बू कारपेंटर हैं तो वो सिंपल कारपेंटर लिखेगा। मदर्स ऑक्यूपेशन, अम्मी का पेशा नहीं, अम्मी क्या काम करती हैं। तो अगर किसी की अम्मी जैसे घर पे हैं, कोई उस तरह से प्रोफेशनली कुछ नहीं करती, तो वो अम्मी के ऑक्यूपेशन में लिखेंगे हाउस वाइफ, ठीक है। और फ़ोन नंबर आपने लिखना है जो भी है आपका, और होम एड्रेस आपने लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ये है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन सिस्टर्स वेडिंग, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। तो इसमें आपको एक ख़त लिखने को बोला गया है अपने दोस्त को, जिसमें आपने उसको अपनी बहन की शादी पर इनवाइट करना है। तो अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी पर इनवाइट करने के लिए आपने ख़त लिखना है। तो ये मैं आपको इसका आंसर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, तो A फिर डॉट फिर B डॉट और फिर C के बाद डॉट, और एग्जामिनेशन हॉल के आगे आपने कॉमा लाजमी डालना है, ठीक हो गया। फिर आप डेट लिखेंगे। डेट लिखते हुए कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले आप लिखते हैं महीना, ठीक है। मैं आपको दिखा सकूँ ठीक से। सो ये तो डेट आपने लिखी तो सबसे पहले आप मंथ लिखते हो, जैसे मंथ क्या है यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है तो मंथ, उसके बाद आप डेट, जैसे आज फ़र्ज़ कर लें 16 डेट है तो मार्च 16 कॉमा आगे 2025 ईयर, ठीक है। सो मंथ, डेट, कॉमा और उसके बाद ईयर। फिर जिसको आप ख़त लिख रहे हो यहाँ पर चूँकि फ्रेंड को लिखा जा रहा है तो माई फ्रेंड, फिर ध्यान रखना माई का M बड़ी पट्टी में और फ्रेंड का F बड़ी पट्टी में होना चाहिए, ठीक हो गया। और फिर उसके आगे आपने कॉमा डालना है। चीज़ें याद रहेंगी कि एग्जामिनेशन हॉल के आगे कॉमा, सिटी A
फिर फुल स्टॉप, फिर बी, फिर फुल स्टॉप, फिर सी, फिर फुल स्टॉप, फिर डेट महीना, उसके बाद फिर डेट, फिर कॉमा, फिर ईयर, फिर माई फ्रेंड, माई का एम और एफ बड़ी, फ्रेंड का एफ बड़ी पट्टी का, फिर कॉमा, फिर आता है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक डंडा सा, उसके नीचे एक नुक्ता आपने लगा देना है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम थ्रिल्ड टू इन्वाइट यू टू स्पेशल ओकेजन माई सिस्टर्स वेडिंग। आपके पास अगर कोई ईजी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं सेम लेटर, पर जो स्टार्ट है और एंड है वो लेटर का, उसका आपने ध्यान रखना है, पंक्चुएशन मार्क्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। It's my sister's wedding. It's hard to believe that she's all grown up and starting her new life. The wedding is scheduled for March 22, 2024 in Lahore. तो देखिए यहाँ पे जब लाहौर आया ना, तो इन्होंने लाहौर का एल बड़ी पट्टी में लिखा है। तो जब आप किसी भी जगह पे, जब किसी कंट्री का नाम आ जाए, किसी सिटी का नाम आ जाए, यानी किसी मुल्क का नाम आ जाए या फिर शहर का, हमेशा बड़ी पट्टी का आपने इस्तेमाल करना है। It would mean a lot to me and my family if you could join us to celebrate this occasion. We have planned a fantastic ceremony and reception, and it wouldn't be same without you. Your presence would bring so much happiness to my sister and me. We have shared so many memories, and this would be another special one to add to the list. Your kind friend XYZ. So your kind friend, फिर आगे कॉमा और फिर XYZ, तो तीनों के दरमियान फुल स्टॉप। आप चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 35 है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। मे बी मैं इसको जूम नहीं कर सकती क्योंकि फिर ये पूरा दिखेगा नहीं आपको। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। कहता है जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है और फिर सवालात के जवाब देने हैं जो पैराग्राफ के एंड पर दिए गए हैं, ठीक है। यूज़ करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, और ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन का ठीक से इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, पैराग्राफ, ये 10 नंबर का सवाल है आपके। तो पैराग्राफ रीड करते हैं। विंटर स्पॉट्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान। Pakistan is home to several peaks higher than 8,000 meters, including K2, the second tallest mountain in the world. Although skiing is still the initial stages in Pakistan, it offers fine Nathia Gully and many others. Naltar lies in Gilgit Karakoram range and is one of the skiing. The scenery is stunning with snow-capped peaks. Skiers worldwide visited Pakistan's skiing resorts and declared the skiing conditions as one of the best. They also loved Pakistan's majestic mountains covered in snow throughout the year. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। सो भी आपने पढ़ा तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा है, ठीक है। ये सेकंड लाइन में आंसर है। सो सेकंड लाइन में इसका आंसर है यहाँ पे सेकंड लाइन में आंसर है कि K2 इज़ द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये इंक्लूडिंग K2 द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। फिर है, नेम सम फेमस स्काइंग डेस्टिनेशंस इन पाकिस्तान। थर्ड है, डू यू नो अबाउट द ओल्डेस्ट स्काइंग रिजॉर्ट इन पाकिस्तान। फोर्थ है, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ स्कायर्स वर्ल्ड वाइड अबाउट स्काइंग इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैराग्राफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नालतर एंड नथिया गली। क्वेश्चन नंबर 3 है, नालतर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़ द ओल्डेस्ट स्काइंग रिजॉर्ट इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर देम पाकिस्तान स्काइंग रिजॉर्ट्स आर द बेस्ट रिजॉर्ट्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है टूरिज्म इन पाकिस्तान। सो पैराग्राफ क्या था, पैराग्राफ के क्वेश्चंस कौन से थे और उनके आंसर्स क्या हैं, सब मैंने आपको बता दिए। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन द काजेज ऑफ डेंगू फीवर। राइट ए टॉपिक सेंटेंस, देन गिव डिटेल्स अबाउट द गिवन टॉपिक, यूज करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखने का बोला गया है, किस पे, द काजेज ऑफ डेंगू फीवर पे, मतलब जो डेंगू बुखार है उसकी वजूहात क्या होती हैं, इस पर आपको 10 सेंटेंसेज लिखने हैं, द काजेज ऑफ डेंगू फीवर इस पे। सो एक टॉपिक सेंटेंस, फिर डिटेल्स, फिर करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन वगैरह का आपने ख्याल रखना है। ये भी मेरे पास इसका आंसर भी मौजूद है। सो
डेंगी फीवर इज़ ए सीरियस डिजीज़ दैट अफेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। तो जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको शॉर्ट कर लें थोड़ा सा, जो आपको ईजिली याद हो जाए। सो डेंगी फीवर इज़ ए सीरियस डिजीज़ दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। द मेन cause of dengue fever is a tiny mosquito called Aedes mosquito. These mosquitoes are usually found near standing water, such as in flower pots, buckets, or clogged drains. When an infected mosquito bites a person, it injects a virus into their bloodstream. This virus, called the dengue virus, then multiplies and causes the person to become sick through fever. Though fever can also spread through blood transfusions or organ donations from an infected person, another way dengue fever can spread is through the bites of an infected Aedes mosquito that have traveled from one person to another. Climate change, urbanization, and poor waste management have also contributed to the spread of dengue fever. By understanding the causes of dengue fever, we can take steps to prevent it, such as eliminating standing water and using mosquito repellents. Question number 37 है listening, speaking, and reading. So instructions for student: look at the pictures, carefully answer the questions in complete sentences. For reading activity, the paragraph is given in the rubrics. तो ये आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग एक्सरसाइज है इंग्लिश की, ठीक है, कि आप कितने अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकते हो, बोल सकते हो या सुन सकते हो। तो इसमें ऐसे होगा, आपका टीचर आपको एक पैराग्राफ देगा पढ़ने को, तो फिर वो आपको आपकी रीडिंग स्पीड, किस तरह से आप बोलते हैं, तो आपकी लिसनिंग स्किल, उन सबको चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ये कोई मतलब लिखने वाला नहीं है, इसमें बस टीचर ने आपसे एक पैराग्राफ रीड करवाना है, वैसे ही कुछ भी वो पैराग्राफ हो सकता है। तो आपके रीडिंग स्किल्स को चेक करने के लिए कि आप इंग्लिश कितने अच्छे से पढ़ सकते हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आप तक पहुँचें, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें।